हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमने ये चैप्टर 10 शुरू किया है क्लास 12th का, और क्लास 12th के हमने इससे पहले के सारे वीडियोस कर लिए हैं, मतलब चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट तो आप इस चैनल के उस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे साइंस के पाठशाला विद प्रिया लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे एंड देन आप सीधे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आप चेक कर लेंगे जो है सब कुछ, ठीक है। अब आज बेसिकली हमने चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट नहीं प्रीवियस, इससे पहले वाली क्लास में हमने इसको शुरू कर दिया था, ठीक है, जिसमें हमने ना आज हमें ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आज हमें बेसिकली हमने ना इससे पहले वाली क्लास में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे मैं एक बार रिकैप देती हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जैसे आपका प्लांट है, बैक्टीरिया है, आपका फंजाई है, एनिमल्स हैं, जिनके जीन्स को क्या किया जाता है, अल्टर्ड का अगर इंग्लिश इसका मतलब अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या होता है, कुछ छेड़छाड़ करना, चीज़ों को अल्टर करना होता है ना। क्या जैसे आपकी पेंट है उसमें फिटिंग नहीं मतलब है या फिर फटा है, जो भी है उसको अल्टर कराते हैं कि थोड़ा सा टाइट हो या जो भी। तो प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स जिनके जीन को अल्टर किया जाता है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है, उससे उसको अल्टर किया जाता है, तो उससे हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को अल्टर किया गया हो, उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई हो, जिससे कि कोई चीज़ या तो बढ़ाई गई है, घटाई गई है, कोई जीन को हटा दिया गया है, समथिंग लाइक दैट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाम से भी पता चल रहा है जिनके जीन में छेड़छाड़ की गई है। अब जो जीएम प्लांट होते हैं ना, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, वो आपके बहुत यूजफुल होते हैं बहुत तरीकों से। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या करता है, उससे ना जो क्रॉप्स होती हैं आपकी वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट बन जाते हैं। टॉलरेंट मतलब होता है सहनशील, ठीक है। कोई भी एबायोटिक स्ट्रेस होता है ना, एबायोटिक क्या होता है, जो आपका नॉन लिविंग हो, जैसे कोल्ड है, ड्रॉथ, सॉल्ट, हीट, इन सब से वो रेजिस्टेंट हो जाती है, एक तरीके से उन सबको झेल पाती है। केमिकल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उस पर जो उसका रिलायंस होता है, उस पर जो निर्भरता होती है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो लॉस होता था वो भी कम हो जाता है। उसके बाद जो इंक्रीज एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है मिनरल यूसेज की प्लांट के द्वारा। इससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी है वो जल्दी नहीं लॉस्ट होती है प्लांट सॉइल की। न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे इस पॉइंट को याद रखेंगे कि गोल्डन राइस में ना विटामिन ए का जो कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। अब ये हमने जो यूजेस देखे, इनके साथ साथ जो जीएम है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसका यूज़ किया जाता है ताकि हम टेलर मेड प्लांट्स को क्रिएट कर सकें, ताकि जो रिसोर्स, अल्टरनेटिव रिसोर्स प्रोवाइड कर सके इंडस्ट्री को, स्टार्च के फॉर्म में, फ्यूल्स के फॉर्म में और फार्मास्यूटिकल्स में। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल, जैसे कि आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को बनाना, ऐसे प्लांट्स बनाना जिन पर पेस्ट का कोई भी असर नहीं होगा, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं ना, जो केमिकल बेस्ड जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो उनका जो अमाउंट है वो डिक्रीज होगा। बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस किया गया है एक बैक्टीरियम से, जिसका नाम है बेसिलस थेरुनजेनेसिस, ठीक है। इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का देखिएगा, तो बीटी शॉर्ट में इसको बोला जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें बीटी कॉटन में बीटी क्या है, ठीक है, तो आपको बताना है कि बेसिलस थेरुनजेनेसिस, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन जीन जो है उसको क्लोन किया जाता है बैक्टीरिया में से एंड उसको प्लांट में एक्सप्रेस करवाया जाता है, जो कि इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बिना इंसेक्टिसाइड के नीड के। इनफैक्ट ये क्रिएट करता है बायोपेस्टिसाइड। अब बीटी कॉटन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बीटी कॉर्न है, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सब, ठीक है। अब सबसे पहले हम बीटी कॉटन के बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बीटी कॉटन क्या होता है, कुछ स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे बेसिलस थेरुनजेनेसिस है, वो आपका एक प्रोटीन बनाता है जो कि इंसेक्ट को किल करता है। और इंसेक्ट में भी सच एज लेपिडोप्टेरन्स, मतलब जो टोबैको बर्ड वॉर्म हो गए, आर्मी वॉर्म्स हो गए, कोलियोप्टेरन्स हो गए जिसमें बीटल्स आते हैं, डायप्टेरन्स में जिसमें फ्लाइज और मॉस्किटोज आते हैं, इनको बेसिकली आपका क्या करता है, किल करता है, ठीक है। अब जो बी थेरुनजेनेसिस या फिर जो बीटी है वो आपका प्रोटीन क्लिस्टर
प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है एक पर्टिकुलर फेज में, जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है ना इस बैक्टीरिया की, तो ये आपका प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है एक पर्टिकुलर फेज में अपने ग्रोथ के, और उस क्रिस्टल में एक टॉक्सिक होता है जो आपका इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। टॉक्सिक मतलब होता है जो जानलेवा हो, जो नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अब एक चीज़ अब दोबारा से मैं बताती हूँ, हमने अभी क्या पढ़ा कि बीटी कॉटन में हमने देखा कि बीटी जो है वो आपका बैसिलस जेनेसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जो कुछ क्लास ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरन्स हो गए या फिर आपका सिलोप्टेरन्स हो गए, डायप्टेरन्स हो गए, इनको किल करता है बेसिकली। अब जो ये बीटी है वो एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है जब वो एक पर्टिकुलर फेज में होता है ग्रोथ के, उस टाइम पे बनाता है। और ये क्रिस्टल जो है, इस क्रिस्टल में ही एक ऐसा प्रोटीन होता है जो इंसेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाला होता है, या फिर टॉक्सिक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन होता है। तो व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो अब जैसे टॉक्सिन अगर किसी के अंदर मौजूद है तो वो उसको क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर ये टॉक्सिन है जो, तो ये बैसिलस को ही किल क्यों नहीं कर देता जो बैक्टीरिया है। एक्चुअली अब यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है कि जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन होता है वो आपका इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के तौर पे मौजूद होता है, मतलब वो एक्टिव नहीं होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन एक बार इंसेक्ट ने उसको इंजेस्ट किया, जैसे ही इंजेस्ट किया वो उसके अंदर गया, तो वो इनएक्टिव टॉक्सिन जो है वो आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एल्कलाइन पीएच होता है, जो गट का पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन पीएच ही उसको चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए। ठीक है, और वो उस क्रिस्टल्स को सॉल्युबलाइज कर देता है, और जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो जाके मिडगट एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं उसके सरफेस पे जाके बाइंड कर जाता है, और सेल स्वेलिंग होने लगती है और सेल फट जाता है, और जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट में अगर बोले तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि बीटी के बारे में देख रहे हैं ना हम, तो सबसे पहले बीटी क्या रेफर करता है, बी आपका बैसिलस thuringiensis, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये बीटी टॉक्सिन जो हमने देखा कि बीटी कॉटन में, अब ये जो बीटी है, जो बैसिलस thuringiensis है, ये बेसिकली क्या करता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है एक पर्टिकुलर, अपनी जो ग्रोथ हो रही है, ये बैक्टीरिया है ना, तो इसकी ग्रोथ होती जा रही है और एक पर्टिकुलर फेज में आके ये आपका एक प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन होता है टॉक्सिक। ठीक है, और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, कुछ क्लासेस होते हैं इंसेक्ट्स के जिसको ये हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसमें कि आपका वो याद कर लीजिएगा लेपिडोप्टेरन करके जो है, सिलोप्टेरन्स, डायोप्टेरन्स वाले वो। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन ये था कि वो ये जो टॉक्सिक है, ये जो टॉक्सिन होता है इंसेक्टिसाइडल जो प्रोटीन है, वो इस बैक्टीरिया को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिवेट है ही नहीं, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जैसे ही इंसेक्ट ने इसको इंजेस्ट किया, उसके अंदर गया वो, तो जो मिडगट का पीएच होता है वो होता है एल्कलाइन, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है आपका, ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने की वजह से उसमें सेल फूलने लगता है और फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो उससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले में, देखें कि अब उसके बाद क्या है। तो बेसिकली स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन वर आइसोलेटेड, तो बैसिलस thuringiensis में से स्पेसिफिक बीटी जीन्स को निकाला जाता है, जो टॉक्सिन जीन्स होंगे ना, मतलब ऐसे जीन्स जो ये टॉक्सिक प्रोटीन को बनाए, वो ढूंढ के निकाला जाता है, और उसको फिर जो क्रॉप प्लांट्स होती है ना, जैसे कॉटन हो गया या ऐसी जो प्लांट्स हैं जो उनमें ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उनमें डाला जाता है। अब जो चॉइस है जीन का वो डिपेंड करेगा क्रॉप के ऊपर और कौन से पेस्ट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। जैसे ज़्यादातर जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इंसेक्ट को ही टारगेट करते हैं। ठीक है, अब जो टॉक्सिन है इज कोडेड बाय अ जीन CRY-IAC। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसको नेम क्राई बोला जाता है। अब जो टॉक्सिन है उसको कोड करने वाले जीन का नाम है ये CRY-IAC, जिसको क्राई भी बोला जाता है। देयर आर अ नंबर ऑफ देम। तो फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन है जो इस जीन के द्वारा बनाया जाएगा CRY-IAC और CRY-2AB, वो किसको कंट्रोल करेंगे, वो कॉटन बुलवॉर्म्स को कंट्रोल करेंगे। और जो CRY-IAB के द्वारा बनाया जाएगा वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगा। एक बार ना देखो, एक बार इसको दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये तो आपको जीन्स के नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसमें क्या बोला हुआ है कि जैसे ना हमने देखा कि प्रोटीन्स, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनता है, तो पहले पता तो करना पड़ेगा
जाएगा कौन सा जीन उस प्रोटीन को कोड करने के लिए, बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जैसे ही हमें पता चल गया जो टारगेट पेस्ट है वो पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, उसी जीन ऑफ चॉइस को निकालेंगे और इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अब जो ज़्यादातर बीटी टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इंसेक्ट पे फोकस रहता है। तो जो टॉक्सिन है वो जीन के द्वारा कोड किया जाता है, जिसका जीन का है CRY-IAC, जिसको क्राई भी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, अगर प्रोटीन जो इस जीन से बनाया जाएगा, मतलब CRY-IAC या फिर CRY2AB, इन दोनों के द्वारा जो प्रोटीन्स बनाए जाएंगे वो प्रोटीन जो कॉटन बुलवॉर्म्स होते हैं उन्हीं को कंट्रोल करेगा बस। ऐसे ही जैसे CRY1AB के द्वारा जो प्रोटीन बनेगा वो कॉर्न बोरर, जो उसमें छेद कर देते हैं कॉर्न में, उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्न बोरर जो है, आप जीन का नाम बता दीजिए या जीन का वो बता दीजिए जो प्रोटीन बनाएगा जो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगा, या फिर कौन से जीन्स हैं जो आपके कॉटन बुलवॉर्म्स को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये सब आपको एक बार देख लेना है। अब ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत। अब आपको ना बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फोकस करना है उस टर्म के ऊपर, जो टर्म्स दिए हैं, जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो तो करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अब जो जीन्स के कोड हैं या वो है, बायोलॉजी में मोस्टली चीज़ें आपको करनी पड़ती है याद, ये फैक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। एंड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।